नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देखा, EVS 30 क्वेश्चंस यानी PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं 2021, 22, 23 से। आज की क्लास में हम 45 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही मकसद होता है कि क्वेश्चंस का लेवल पता चल सके कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीटेट हर बार अपना लेवल बढ़ाता जा रहा है धीरे धीरे। और अब साल में 2 बार आपकी परीक्षा होंगी सीटेट की। तो जिन्होंने फार्म अभी तक भर दिया है उनके लिए ठीक है, जिन्होंने फार्म अभी तक नहीं भरा है तो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि 23 नवंबर फॉर्म की लास्ट डेट है। तो फॉर्म को फिल कर लीजिए अगर आप इच्छुक हैं सीटेट देने के लिए। भले ही आपने बीएड या बीटीसी में एडमिशन ले लिया है तो आप उसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करना है, ताकि हमारा आने वाला जो सीटेट है जनवरी 2024 का, वो आसानी से क्रैक हो सके, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में, बहुत अच्छे अंकों के साथ में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर 30 लिखा है, ये 30 नहीं है, 45 क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। ये पहला क्वेश्चन है, ये 2021 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, यानी कि नहीं है इसमें पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। पहला है लद्दाख, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है चंडीगढ़। तो इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, ये तीनों यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। और मैं आपको बता दूं कि टोटल 28 स्टेट हैं हमारे कंट्री में और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये 3 चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के। और ये जो मणिपुर है आपका, ये मणिपुर स्टेट है ओनली। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, यानी ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग नहीं है, यानी कि भारत, नेपाल, भूटान, जापान, इनमें से किस देश का भाग नहीं है माउंट एवरेस्ट। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ माउंट एवरेस्ट के बारे में, कि जो माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और इसकी अगर हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर है। और एनसीईआरटी में कई कई बार ऐसा हो जाता है कि इसकी हाइट 8,850 मीटर दे दी जाएगी ऑप्शन में, या फिर 8,900 मीटर दे दी जाएगी। कुल मिला के ये तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन आ जाता है तो आप कोई भी टिक कर सकते हैं, चाहे वो 8,848 मीटर हो, या 8,850 मीटर हो, या 8,900 मीटर हो। ये तीनों ऑप्शन आपके सही माने जाएंगे। मतलब तीनों में से कोई भी अगर एक आता है तो आपका सही माना जाएगा। तो ये तो बात थी इसकी हाइट की। जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। और सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953, यानी 29 मई 1953 में जो एडमंड हिलेरी थे, और इनके साथ में एडमंड हिलेरी जो थे ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे, और जो तेंजिंग नॉर्वे थे ये नेपाल के रहने वाले थे। इन दोनों लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी सबसे पहले। साथ ही साथ एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है।
सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है नेपाल में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी नेपाल। क्वेश्चन नंबर 3, स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो सबसे पहले मैं स्लॉथ के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देना चाहता हूँ ताकि आप अपने आप ये ऑप्शन टिक कर सकें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो स्लॉथ होता है ये एकदम भालू के जैसा दिखाई देने वाला जानवर होता है, लेकिन ये भालू नहीं होता है। यह पेड़ों पर 17 घंटे, यानी ये जो जानवर है 17 घंटे पेड़ों पर लटक कर सोता रहता है, और ये सप्ताह में सिर्फ 17 घंटे 17 घंटे ये सोता रहता है। स्लॉथ जो होता है 17 घंटे सोता रहता है, और सप्ताह में एक दिन, यानी सप्ताह में एक दिन ये नीचे उतरता है पेड़ से शौच के लिए। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता रहता है, इसीलिए इसको शाकाहारी जीव भी बोलते हैं। इसको शाकाहारी जीव भी बोलते हैं। इसकी आयु की अगर बात करें तो इसकी आयु 40 वर्ष है टोटल। इसकी आयु 40 वर्ष है टोटल, और ये अपने पूरे जीवन काल में यानी 40 वर्षों में 8 पेड़ों पर रहता है। कुल 8 पेड़ों पर रहता है, यानी कि अगर देखा जाए तो एक पेड़ पर 5 वर्ष, यानी एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है ये। इसके साथ ही साथ ये एक अच्छा तैराक भी है। ये एक अच्छा तैराक भी होता है। और अगर बात की जाए कि स्लॉथ कहाँ पाए जाते हैं तो ये मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अब हम ऑप्शन को टिक करेंगे। तो स्लॉथ के बारे में पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं। हाँ, सही है यह। और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो इसका ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये स्लॉथ के बारे में एकदम सही दे रखा है। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमते हैं। ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं। स्लॉथ लगभग 8 वर्ष तक जीते हैं। 8 वर्ष नहीं, ये 40 वर्ष तक जीते हैं। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 नहीं 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। लास्ट ऑप्शन देखते हैं इसका क्या है। लास्ट ऑप्शन है इसका, स्लॉथ लगभग 10 वर्ष नहीं 40 वर्ष तक जीते हैं और 40 नहीं 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो ये था हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर। इसका सेकंड ऑप्शन है सही। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि यदि थीम यात्रा यानी ट्रैवल रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन है, यानी कि जो थीम यात्रा से संबंधित रेलवे स्टेशन है वो एक सामुदायिक संसाधन है, तो उसके उपयोग को दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा, यानी जो थीम भोजन है इसको कौन पूरा करेगा। तो ऑप्शन हमारे पास है कृषि फार्म, जंगल, दुकानदार, किसान। तो सबसे पहले मैं जो थीम्स होती हैं ईवीएस में हमारे, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो टोटल 6 थीम्स होती हैं। नंबर फर्स्ट पे है फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकेंड नंबर पे है फूड। थर्ड नंबर पे है शेल्टर यानी आवास, शेल्टर। नंबर 4 पे है वाटर। नंबर 5 पे है ट्रैवल, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। नंबर 6 पे है थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। और जो फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम है उसकी भी सब थीम होती हैं। तो उसकी भी सब थीम है 4।
टोटल 4 उसकी सब थीम है। तो उसकी फर्स्ट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स। नंबर 2 पे है वर्क एंड प्ले एंड नंबर 3 पे है एनिमल्स। नंबर 4 पे है प्लांट्स। यानी टोटल 6 थीम्स होती हैं, और जो पहली है फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसकी ये 4 सब थीम है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बनेगा। जिस प्रकार थीम यात्रा जो है यानी ट्रैवल रेलवे स्टेशन से संबंधित है, यानी सामुदायिक संसाधन है ये, उसी प्रकार थीम भोजन जो है वो कृषि फार्म से संबंधित है। बाकी ये ऑप्शन नहीं होंगे, ये ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ये ऑप्शन आपका सही माना गया है आंसर की में, जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुई थी। ये अभी पूछा गया था, जो 2023 अगस्त में एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें कृषि फार्म सही माना गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जीवों में पाई जाती है। यानी कोई ना कोई ऐसी विशेषता होगी जो कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी यानी जो मक्खी होती है, इन सब में कॉमन होगी। तो ये ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं ABCD में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है शरीर का सल्कों से ढका होना। तो जो कछुआ होता है इसका शरीर जो है सल्कों से ढका होता है, एक बहुत ही मजबूत आवरण जो होता है जो इसके ऊपर, उससे ढका रहता है। बाकी अजगर भी नहीं है, बाज भी नहीं है, छिपकली भी नहीं ढकी होती है, मक्खी भी नहीं ढकी होती है। और बात करें दूसरे ऑप्शन की, भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकना, मतलब ये ऐसी खूबी है जो इन सब में होनी चाहिए। तो कछुआ तो भूमि और जल दोनों में रह लेगा, अजगर भी रह लेगा, बाज नहीं रह सकता है, छिपकली नहीं रह सकती है, शहद की मक्खी नहीं रह सकती है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ये भी नहीं सही होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, अंडे देना। जो कछुआ होता है ये भी अंडे देता है, जो अजगर है, बाज है, छिपकली है, मक्खी है, ये सभी अंडे देती हैं। और जहरीले होना, ऑप्शन नंबर 4 की यानी डी की बात करते हैं, यानी जहरीले होना। तो कछुआ भी नहीं होता है जहरीला, अजगर भी नहीं होता है जहरीला, बाज भी नहीं होता है जहरीला, छिपकली होती है जहरीली, मक्खी भी नहीं होती है। तो सबसे कॉमन एक चीज़ है अंडे देना, यानी ऑप्शन सी आपका ये कॉमन है, ये सभी में पाया जाता है, यानी जो अंडे देने की प्रवृत्ति है इन सभी में पाई जाती है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऑप्शन डी, यानी केवल सी, यानी अंडे देना, ये सभी में पाया जाता है, ये कॉमन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र, यानी कि जो कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक है उसके मानचित्र में गोलकोंडा किले के 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटन चेरू दरवाजे, यानी इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटन चेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3, 4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की दूरी दे रखी है उसको यहाँ पर लिख लेना है 15.4। अब इनटू में यहाँ पे ये जो दूरी 110 मीटर दे रखी है, ये सेम क्वेश्चंस आते हैं, ये डिजिट और ये डिजिट आपकी सेम होगी, सिर्फ यहाँ पर डिजिट आपकी बदली होगी, ये वाली चेंज होगी। फॉर्मूला सबका एक ही है, एक ही टाइप से लगेगा, आंसर अलग अलग आ सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 110 इंटू में कर देंगे, और ये जीरो, ये पॉइंट, ये जीरो से कट जाएगा। अब बचा यहाँ पे 11 और 154, तो 11 154 की गुणा कर देते हैं। तो 11 चौके 44, 11 चौके 44, हासिल आया 4, और 11 पचे 55, 55 में 4 जुड़ जाएंगे 59, हासिल आया 5, 11 एकन 11, 11 5 16, यानी टोटल आ गई जो डिस्टेंस है वो हमारी आ गई कम से कम 1694
मीटर, यानी 1694 मीटर। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या ऑप्शन में मीटर में कहीं दे रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन 1, 2, 3 में तो नहीं दे रखा है, यहाँ पर किलोमीटर में दे रखा है, यहाँ पे भी किलोमीटर में दे रखा है। तो इसको एक और तरीका है कि किलोमीटर में दे रखा है तो इसको किलोमीटर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सभी को पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये जो 1694 है इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1, 2, 3 जो जीरो हैं, 1, 2, 3 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा किलोमीटर में, तो ये हो जाएगा 1.694, जो कि 1 नंबर ऑप्शन में ही दे रखा है 1.694 किलोमीटर। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये जो पटन चेरू, जो फतेह दरवाजे से पटन चेरू की जो दूरी है वो कम से कम 1.694 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, यानी मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन से हैं। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 में। तो इसका सही आंसर जानने के लिए आपको मैप आना चाहिए। मैप से भी क्वेश्चन आते हैं हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में, ईवीएस में। तो आपको मैप पूरा आना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा स्टेट है, किसके नज़दीक है, उसके नज़दीक कौन सा स्टेट है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैप पर ले चलते हैं, तब दिखाते हैं कि मिजोरम के निकटवर्ती जो 3 राज्य पूछे गए हैं वो कौन से हैं। ये इंडिया का मैप है, देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको कि मिजोरम के जो निकटवर्ती नज़दीक स्टेट हैं वो कौन से हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये मिजोरम आपका दे रखा है, ये जो डॉट दे रखा है ये मिजोरम का है। तो मिजोरम के सटीक में पास में ये देखिए जो पीली बॉर्डर लाइन यहाँ पे दे रखी है, ये वाली, ये आपका त्रिपुरा है, ठीक, त्रिपुरा है। उसके बाद में ये वाला जो है ये सारा असम है, तो ये असम हो गया। और देन उसके बाद में ये जो येलो वाली है ये टच होती है इससे, मिजोरम से, और ये आसाम की भी बॉर्डर लाइन टच होती है, और ये त्रिपुरा की भी बॉर्डर लाइन टच होती है। तो यानी हमारा मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, ये 3 स्टेट ऐसे हो गए हैं जो मिजोरम से लगे में हैं, यानी टच में हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में ये तीनों मिलते हैं। तो हमारे ऑप्शन बने थे त्रिपुरा, असम और मणिपुर। तो यहाँ पर देखिए त्रिपुरा, असम, मणिपुर, यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर 3 में तीनों मिल रहे हैं, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा कि मिजोरम के जो निकटवर्ती 3 राज्य हैं वो त्रिपुरा, असम, मणिपुर हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी जो है वो 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है। इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या है। तो ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि जो चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये इसका फार्मूला होता है। तो इससे हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले 504 जो दूरी है वो, और समय कितना लगा 7 घंटे, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 7 एकम 7 और 7 सत्ती 49 और बचा 1, ये 14, 7 दूनी 14, यानी 72 हमारा आंसर आ रहा है। तो 72 हमारे ऑप्शन 2 में है, यानी 72 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में केचुए के बारे में पूछा गया है कि केचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में है ये ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, राइट, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में है ये मृत पौधों और पत्तियों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है, ये भी ऑप्शन सही है आपका। सी ऑप्शन में ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी में है कि रसायनों यानी पीड़कनाशियों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता है। तो यह आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो छिड़काव है पीड़कनाशियों का, जो पेस्टिसाइड का छिड़काव है, ये इनको प्रभावित करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो केंचुआ होता है ये किसान का मित्र कहलाता है, और जो भारतीय केंचुआ होता है इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है ये है फेरेटिमा पोस्थुमा।
जो भारतीय केचुआ होता है उसका जंतु वैज्ञानिक नाम है फेरेटिमा पोस्थुमा। ये इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है फेरेटिमा पोस्थुमा। केचुए की खाद यानी वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है, जो बहुत ही लाभदायक होती है फसल उत्पादन के लिए। केचुए से जो खाद तैयार होती है, जो फसल में डाली जाती है, तो इससे मृदा उपजाऊ होती है और फसल अच्छी होती है। तो ये ऑप्शन आपके ए, बी और सी तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है ए, बी और सी, तो यही आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है मधुमक्खी के छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन टिक करने से पहले हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में, क्योंकि जो मधुमक्खी पालन होता है उसको एपी कल्चर बोलते हैं। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, यानी जो एपी कल्चर होता है इसको मधुमक्खी पालन बोलते हैं। और अगर मधुमक्खी पालन की बात की जाए तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला और झारखंड जिले में मधुमक्खी पालन बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है, क्योंकि जो मुजफ्फरपुर जिला है ये लीची के लिए फेमस है। और लीची एक ऐसा वृक्ष होता है, इस पर जो मधुमक्खी होती है बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है लीची के फूलों पे, क्योंकि इसकी जो सुगंध होती है इससे आकर्षित होकर जो मधुमक्खी होती है वो इसकी तरफ खींची चली जाती है। और लीची के जो फूल होते हैं ये फरवरी माह में आते हैं। जो लीची के फूल होते हैं ये फरवरी माह में आते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक का महीना, ये जो समय है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है मधुमक्खी पालन के लिए, अक्टूबर से दिसंबर तक का। क्योंकि जो ये समय है, इसी समय जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देती है। जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चलिए अब इसके ऑप्शंस को हम टिक करते हैं कि क्या इसके ऑप्शंस कौन कौन से सही हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रत्येक छत्ते में बहुत सारी रानी मक्खियाँ होती हैं जो अंडे देती हैं। तो यह इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक छत्ते में सिर्फ एक रानी मक्खी होती है। ऑप्शन बी है इसका, प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। तो हाँ, ये इसका सही हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी इसका देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है कि छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती हैं। हाँ, ये भी सही है। ऑप्शन डी में है यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन पाएगा। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि जो काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं वो जो शहद होता है उसके लिए ये ढूंढने को निकलती हैं। जब इनको शहद मिल जाता है, जो रस इनको चाहिए होता है फूलों से, वो जब इनको मिल जाता है तो एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं, जिससे कि जी इनकी जो साथ वाली मक्खियाँ होती हैं वो इनके पास चली जाती हैं और शहद को जुटाने में मदद करती हैं। ऑप्शन ई में है कि नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करती है। जी नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं, जो काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ये रस वाले फूलों को खोजने में मदद करती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी। देखते हैं बी सी डी। हाँ, ये ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है बी सी डी, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। कोई स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है, हमारे यहाँ पर बहुत बारिश होती है, तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बने होते हैं। तो हमारे ऑप्शन सही है ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो इसमें कौन सा होगा? तो जो इस प्रकार के आवास होते हैं वो बेसिकली मनाली, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा यानी पंचायत जो होती है उसमें एक विशेष प्रकार की लॉटरी निकाली जाती है, जिसमें यह निश्चित किया जाता है
कि किस परिवार को उस साल खेती के लिए कितनी ज़मीन दी जाएगी। जो लॉटरी निकालकर खेती के लिए ज़मीन दी जाती है वो निम्नलिखित में झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। यानी जो मिजोरम ऐसा स्टेट है जहाँ पर लॉटरी से खेती करने के लिए ज़मीन दी जाती है। और जो मिजोरम है इसका यहाँ का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो चराव है। जो चराव है ये यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, चराव डांस। ये मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है कि वृक्षों या पौधों यानी वृक्ष या पौधों में से की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या क्या है इनके विशिष्ट लक्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दे रखा है, वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ होती है। यानी यहाँ पर बरगद की बात की जा रही है, जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष होता है जिसे हम बनियान ट्री भी बोलते हैं। यानी बरगद जो है उसकी जो लटकती हुई शाखाएं होती हैं वो वास्तव में उसकी शाखाएं नहीं जड़ें होती हैं। ऑप्शन बी देखते हैं। तो पहला इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जड़ों की लंबाई वृक्ष की लंबाई की 30 गुना होती है। जी नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा प्रदान यानी सहारा देना होता है। हाँ, ये सही हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी है, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण किया जाता है। ये भी नहीं है। ऑप्शन ई देखते हैं, लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। हाँ, ये भी सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन बन रहे हैं ए सी ई। अब देखते हैं ए सी ई है या नहीं। जी हाँ, यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखा है 3 नंबर, यानी ए सी ई, ये आपके सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में घरों की विशेषता यानी जो घर हैं उनकी जो विशेषताएं दी गई हैं उनके बारे में दिया गया है, तो वो देखना है। ऑप्शन में ए में है, लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। हाँ, ये सही है कि जो लेह यानी लद्दाख में जो होते हैं घर वो इसी प्रकार के होते हैं। और ऑप्शन बी में देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। जी नहीं, यहाँ पर बांस के खंभों पर नहीं बनाए जाते। बांस के खंभों पर आसाम में बनाए जाते हैं। जो आसाम स्टेट होता है वहाँ पर बांस के खंभों पर मकान बनाए जाते हैं बांस की लकड़ी से। ऑप्शन सी है, राजस्थान के गांवों के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। हाँ, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ऑप्शन डी है, श्री जम्मू और कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए और सी ऑप्शन सही हो रहा है। तो यहाँ पे ए और सी, तो यहाँ पे ए और सी आपका फोर्थ, यानी ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, जो ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम यानी पहली भारतीय महिला कौन थी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, बछेंद्री पाल, अफसाना मंसूरी, या फिर सुनीता विलियम्स, या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये जो चारों फेमस पर्सनालिटीज़ दी हुई हैं ईवीएस की बुक में, तो ये इसलिए दी हुई हैं, जो ये फीमेल्स हैं ये सभी अपने अपने फील्ड में बहुत ही दिग्गज हैं। और बेसिकली ये जो चैप्टर है ये इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसे जेंडर बाइस ख़त्म हो, लोगों की सोच बदले, कि लोगों की सोच ये रहती है कि जो लड़कियां होती हैं चैलेंजिंग भरे काम नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर दिया गया है, क्योंकि जो गांव या कस्बों की लड़कियां आती हैं स्कूल में, तो वो ये देखकर कह सकें कि जब ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं ये। तो इसीलिए ये चैप्टर दिया गया है फेमस पर्सनालिटीज़ का। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं कि बछेंद्री पाल जी कौन थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बछेंद्री पाल जी के बारे में कि ये कौन थी। जो बछेंद्री पाल जी थी, इन्होंने 23 मई 1984 को 1:07 पर अपना पहला कदम 8,848 मीटर की हाइट वाली चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर रखा। और इन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग थी वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ली थी। और इनके जो ट्रेनर थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे।
अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी के बारे में। ये जो अफसाना मंसूरी है, ये 13 साल की फुटबॉल प्लेयर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी सुनीता विलियम्स के बारे में। जो सुनीता विलियम्स हैं, ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं, यानी जो ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं, और इनका संबंध अहमदाबाद के गुजरात से है। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। जो सुनीता विलियम्स थी, ये 360 किलोमीटर दूर तक स्पेस में चली गई थी, और इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। इसीलिए इनको जून 1998 में नासा में, जो नासा अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा, इसमें इनको चयनित किया गया था। जो 2008 में इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने वेट लिफ्टिंग करती हैं, और इन्होंने जो सिडनी में हुए थे समर ओलंपिक, यानी 2000 में जो सिडनी में समर ओलंपिक हुए थे, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता था। तो ऑप्शन इसका यही सही हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी जी ने 2000 में पदक जीता था, और इसी प्रकार ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये पहली महिला बनी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। ये एक पहेली दी हुई है, एक पक्षी के बारे में है, तो इसको पढ़ते हैं एक बार। रंग सलेटी पंजे गुलाबी, गुटर गूं करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपने घर बनाता, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो नीचे दिए गए हैं पक्षियों के नाम, तो इसमें से आपका आंसर सही हो जाएगा कबूतर, यानी जो कबूतर होता है वो गुटर गूं करता है। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। जो बीन या तुम्बा जो जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, ये सूखी किस चीज़ से बनाए जाते हैं? ये क्वेश्चन नंबर है 18। तो कद्दू, लौकी, कटहल, हाथी चक, तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन है लौकी से ये बनाए जाते हैं। जो तुम्बा और बीन होते हैं, ये लौकी से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थ के उस समूह को चुनिए जिससे प्रत्येक में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो आंवला, गुड़, टमाटर में नहीं होता है। आंवला, पालक, गुड़, आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, आंवला, गुड़, पालक। इसमें आयरन की प्रचुर मात्रा में तत्व मौजूद होते हैं, और जो आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसकी एनीमिया की कमी की पूर्ति के लिए आपको आंवला, पालक, गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए जो इससे ग्रसित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य होता है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, फाख्ता, कौवा, मोर, बाज, कबूतर, तोता, कौवा, चील, बुलबुल। ऑप्शन 4 है बाज, चील, गिद्ध। तो बाज, चील, गिद्ध ये आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि बाज, चील, गिद्ध जो होता है वो हमारी नज़र से इसकी नज़र 4 गुना अधिक होती है। हम अगर 2 मीटर देख सकते हैं तो ये 8 मीटर देख सकता है। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बताया गया है कि नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनते हैं, यानी 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनते हैं। तो ऑप्शन है राजस्थान, लद्दाख, असम, उड़ीसा।
तो जो राजस्थान होता है यहाँ पर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, यहाँ पर बांस के घर नहीं बनाए जाते हैं, इसकी कटीली झाड़ियाँ होती हैं। और जो लद्दाख होता है यहाँ पर मकान पक्के बनाए जाते हैं। और जो असम होता है यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर बांस के खंभों पर या 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे कि चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। तो निम्नलिखित में से कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया था, रिसर्च की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 में है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैं इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं, हरित क्रांति के जनक इन्हीं को कहा जाता है, जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैं। नंबर 2 पे हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल। तो ये ग्रेगोर जो जॉन मेंडल थे इन्हीं को इसका श्रेय जाता है, क्योंकि इन्होंने इस पर रिसर्च की थी और लगभग 28,000 पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था। जो ग्रेगोर जॉन मेंडल जी थे इन्होंने 28,000 पौधों पर प्रयोग किया था, तब जाके इसका ये निष्कर्ष निकला था कि जो लक्षण होते हैं पौधों के जोड़ियों में आते हैं। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 ग्रेगोर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? निम्नलिखित में से जो ऐसे राज्य दिए हैं असम, उड़ीसा, मिजोरम, झारखंड, इसमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर तोरांग का अर्थ जंगल होता है? तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, झारखंड। इसी में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 24। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? तो आपके पास ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, इंग्लैंड, दक्षिण अमेरिका या फिर दक्षिणी अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका से जो व्यापारी थे वो हमारे देश में मिर्च, आलू और उसके साथ साथ अमरूद, टमाटर और मूंगफली, ये इतनी चीज़ें जो दक्षिणी अमेरिका के व्यापारी थे वो हमारे देश में लाए थे। और इसके साथ साथ जो अफ्रीका से आए थे उन्होंने हमारे देश में कॉफ़ी और भिंडी लाए थे, जो अफ्रीका के व्यापारी थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है? स्थानांतरित खेती का रिवाज है। तो स्थानांतरित खेती ये होती है कि एक जगह से दूसरी जगह पर खेती करना। तो इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर पूर्वी क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र या फिर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम आपके पास हो जाएगा। असम में ऐसी खेती की जाती है। और इसके साथ साथ मणिपुर, जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, मणिपुर, और इसके साथ साथ मिजोरम और नागालैंड, यहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है स्थानांतरित वाली। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 4th, यानी उपरोक्त सभी। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है या फिर CFC है जिसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये होता है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से जो हमारी ओजोन परत है उसकी क्षति होती है। और जो ओजोन परत होती है इसको हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। यह ओजोन परत जो होती है समताप मंडल में 20 से 25 किलोमीटर की हाइट पर पाई जाती है। और जो समताप मंडल होता है इसी में हवाई जहाज उड़ान भरते हैं। ये जो हमारा सुरक्षा कवच होता है, यानी जो ओजोन परत होती है, ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, परावैंगनी किरणें जिनको बोलते हैं, इनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। क्योंकि अगर ये आएंगी तो इनसे जो स्किन कैंसर है इसके बढ़ने के चांसेस हैं।
और इससे अन्य कई रोग हो सकते हैं, तो इसीलिए ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? ईवीएस की बुक में गोलकोंडा यानी मानचित्र का जो चैप्टर है उसमें गोलकोंडा के बारे में दिया गया है। तो जो गोलकोंडा किला था उसको किसने बनवाया था? तो ये आपके पास ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट, काकतीय राजवंश। जो काकतीय राजवंश था उसने गोलकोंडा किला बनवाया था। जो काकतीय राजवंश के संस्थापक की अगर बात करें तो रुद्रदेव, जो काकतीय रुद्रदेव थे, काकतीय रुद्रदेव इसके संस्थापक थे काकतीय वंश के। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है, यानी जो कौन सा कारक है वो जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए ये है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, या फिर ऑप्शन 4 क्लोरीन। इनमें से कौन सा कारक ऐसा है जो ताजमहल के पीले होने का जिम्मेवार है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ताजमहल के पीले होने के लिए जिम्मेदार है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, घटपर्णी यानी जिसे निपेंथिस बोलते हैं या फिर पिचर प्लांट बोलते हैं, ये तीनों एक ही प्लांट के नाम हैं। ये चूहों, मेढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में यह कहाँ पाया जाता है? बेसिकली यह किस स्टेट में पाया जाता है? तो अगर इंडिया की बात की जाए तो मेघालय में ऐसे प्लांट पाए जाते हैं, और अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, ये अगर दुनिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। यह एक ऐसा प्लांट है जिसको कीट भक्षी पादप भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होने के कारण ये अपना भोजन तो बना लेता है, पर इसके पास नाइट्रोजन की कमी होने के कारण ये कीड़ों को मारकर खाता है। यही इसकी वजह है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द यानी जो दांत के दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन पहला है सौंफ, ऑप्शन दूसरा है लौंग, तीसरा है मेथी, या चौथा है अफीम के बीज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 2, यहाँ पर लौंग। लौंग जो होती है वो दांत के दर्द के उपचार के लिए काम में ली जाती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ये जुलाई 2023 यानी जो अगस्त में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? क्योंकि जब कोई बंदा गेम या कोई भी ऐसा फिजिकली काम करता है तो उसमें जो हमारी मांसपेशियां हैं वो काम करती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही, मांसपेशियों की ऊर्जा। जो मांसपेशियों की ऊर्जा होती है उसका उपयोग करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है, जब हम ईंधन को जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? केवल प्रकाश? जी नहीं, केवल प्रकाश प्राप्त नहीं होता है। ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, हाँ ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम ईंधन को जलाते हैं तो उजाला भी हमें प्राप्त होता है और गर्मी भी महसूस होती है वहाँ पर, तो इसीलिए ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा दोनों यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मशीनरी की बात नहीं की जा रही है। प्रकाश एवं ध्वनि, यहाँ पर साउंड की भी बात नहीं की जा रही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया था अगस्त 2023 में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे यानी स्टिकी हो जाते हैं? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला सही, बोरा चावल। यानी बोरा जो किस्म है ये चावल की, ये असम में खाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है? हमने अभी पिछले किसी क्वेश्चन में बताया है
कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर माना जाता है, क्योंकि इसी समय जो मधुमक्खी होती है, रानी मक्खी, वो अंडे देती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि गुजरात के सापेक्ष जो उत्तर प्रदेश है उसकी और जो आंध्र प्रदेश है उसकी क्रमशः स्थितियां क्या हैं, कि मतलब जो गुजरात है उसके सापेक्ष में इन दोनों स्टेट की स्थिति क्या है, यानी कहाँ पर किस दिशा में ये पड़ते हैं। तो जो गुजरात के सापेक्ष अगर बात की जाए, जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तर पूर्व में पड़ता है, और जो गुजरात के आंध्र प्रदेश है, अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश जो है गुजरात के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। तो यानी उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व दोनों ये आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन में आ जाएगा थर्ड, यानी उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व क्रमशः ये दोनों स्थितियां ही बनेंगी गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। यहाँ पर दे रखा है जीरा, केसर, मिर्च, लौंग। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि जो जीरा होता है वो छोटा होता है और उसमें खुशबू आती है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ये, इसका ये बन जाएगा। और बात की जाए केसर की, जो केसर होता है उसका कलर पीला होता है, तो ये इसका कनेक्शन हो जाएगा। और जो मिर्च होती है वो अभी हमने बताया था आपको कि मिर्च जो है वो दक्षिण अमेरिका से आई है, और जो लौंग है वो कील की तरह होती है एकदम। तो ये आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इस तरह अगर देखें तो जीरा यानी ए का 4, तो ए का 4 दो ऑप्शन में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब दूसरा यानी बी का देखते हैं, बी का तीसरा, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। ये जो दूसरा है ये सही हो जाएगा। मिलान मैंने आपका कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती यानी नज़दीकी राज्य जिसकी सीमा बंगाल से लगी हुई हो, वो ऐसा कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ऐसा कौन सा है निम्नलिखित में से। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। तो आपके पास ऑप्शन ये सही हो जाएगा ए, यानी जो पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, क्योंकि जो उड़ीसा है इसका बॉर्डर लाइन जो है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से सटी हुई है, यानी लगी हुई है, यानी तटवर्ती है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया है कि जो जंगलों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं तो इसमें विचार करना है कि कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, ये सही है कि जो कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, ये सही है। फिर है कि झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि दी जाए। तो यहाँ पर झारखंड नहीं होगा, यहाँ पर मिजोरम होगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, मिजोरम। तो ये आपका गलत हो जाएगा। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 10, यहाँ पर दे रखा है 10 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जंगल अधिकार कानून 2007 है वो 25 वर्षों की बात करता है कि जो लोग जंगलों में 25 वर्षों से रह रहे हैं उनको जंगल से ना निकाला जाए, उसकी ये सिफारिश करता है जंगल अधिकार कानून 2007। बात करते हैं ऑप्शन डी की कि मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा कि मिजोरम के जो लोग हैं वो कम से कम जो आधे से अधिक लोग हैं, यानी 3/4 जो है, सॉरी आधे से अधिक बता रहा हूँ, जो 3/4 हैं वो लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो आपका यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए और डी, यहाँ पर ये नीचे दे रखा है ऑप्शन ए और डी, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत, यानी यहाँ पर गलत पूछा गया है, निगेटिव कथन को चिन्हित कीजिए। तो सांपों के बारे में आपको बता दें कि वे अपना भोजन शिकार को पूरा निगल लेते हैं। जो भोजन यानी जो उनका शिकार होता है उसको पूरा निगल जाते हैं। हाँ, ये सही है, क्योंकि जो सांप होते हैं आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं भी सांप ने अगर किसी चीज़ को पकड़ लिया है, किसी जीव को, तो उसको निगल जाता है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं। हाँ, ये भी सही है, सांपों के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं। और ऑप्शन नंबर 3 में है जहरीले सांपों के डसने वाले
दांत होते हैं। हाँ, ये भी सही है, यानी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन, वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। तो ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो सांप होते हैं वो अपने शिकार को चबाते नहीं हैं, वो पूरा निगल जाते हैं। यहाँ पे हमने पहले ही ऑप्शन में बता दिया। तो यहाँ पर आपका ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। ये निगेटिव आपका चौथा हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, यानी 40। कांसा यानी ब्रोंज जो होता है एक मिश्र धातु होती है। जो कांसा होता है वह एक मिश्र धातु होती है, यानी दो धातुओं से मिलकर बनी होती है, जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, पहला टिन और कॉपर, दूसरा कॉपर और जिंक, तीसरा एल्यूमिनियम और जिंक, चौथा टिन और जिंक। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। टिन और कॉपर को पिघलाकर एक नई जो धातु बनती है वो कांसा होती है, यानी जो ब्रोंज है वो इन्हीं को पिघलाकर बनाई जाती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो सभी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, और इनके जो ऑप्शंस मैंने बताए हैं वो सभी आंसर की जो जारी हुई है ऑफिशियल, उसी के अकॉर्डिंग मैंने बताए हैं। और जो डिटेल्स मैंने, जो पॉइंट मैंने डिटेल में बताया आपको, ये सभी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, यानी 41 की। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। तो इन जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से हमें सही कथन को चुनना है। तो पहला है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है। तो जो हाथी का 3 महीने का बच्चा होता है उसका 100 किलोग्राम वेट नहीं होता है, उसका 200 किलोग्राम वेट होता है, यानी 2 कुंटल होता है, 200 केजी वेट। ऑप्शन दूसरा है, वयस्क हाथी का एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तों और झाड़ियों को खा सकता है। तो यहाँ पर 200 नहीं होगा, तो यहाँ पर 100 होगा। 100 किलोग्राम यानी 100 केजी से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है ऑप्शन, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं। हाँ, ये आपका सही हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन चौथा है, हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तीसरा और चौथा, यानी सी और डी आपका सही है। तो देखते हैं ऑप्शन सी डी है कि नहीं। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है चौथा, सी और डी, ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 42 नंबर, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। जो कथन एक में दे रखा है कि मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो जो मनाली है यहाँ पर इस टाइप के मकान नहीं बनाए जाते हैं। जो मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं ये असम में बनाए जाते हैं, असम स्टेट में बनाए जाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है, मनाली में बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। हाँ, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका सही हो जाएगा कि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यानी पहला गलत है कथन और दूसरा सही है। तो आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ए गलत है परंतु बी सही है। हाँ, तो ये आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, यानी 43 क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है, पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, दूसरा है पौधों को शक्ति और सहारा देना, और तीसरा है पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। और यहाँ पे है तने का, यानी तने के मुख्य कार्य, यानी तने के मुख्य कार्य पूछे गए हैं। तो इसमें है भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधे को शक्ति और सहारा देना। तो यहाँ पर आपका पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि जो तना होता है वो पौधे को शक्ति यानी सहारा प्रदान करता है, और पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज जो होता है वो अन्य पौधों तक यानी ऊपर पत्तियों तक पहुँचाता है, उसकी शाखाओं तक पहुँचाता है। तो तने का ये कार्य होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी सही हो जाएगा। तो पहला ही सही हो जाएगा, बी और सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है। जो पोचमपल्ली है वो एक कस्बा है दक्षिणी यानी साउथ इंडिया का। तो वहाँ पे सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियाँ तैयार की जाती हैं, जिन्हें एक विशेष प्रकार की बुनाई से बनाया जाता है, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहा जाता है, यानी जो कस्बा है उसी के नाम पर इस साड़ी का भी नाम है। तो ये प्रसिद्ध है वहाँ के लिए।
यह कस्बा किस राज्य में है, यानी जो पोचमपल्ली कस्बा है वो निम्नलिखित में से जो स्टेट दे रखे हैं कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन चारों राज्य में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसका ये भाग है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही, यानी तेलंगाना। तेलंगाना जो राज्य है उसमें पोचमपल्ली कस्बा पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बाला, यानी बाला की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ये पूछा गया था 2021 वाले एग्जाम में, बाला की फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो आज की क्लास में मैंने प्रीवियस ईयर के 45 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए जो मैंने लिए थे 2021 सीटेट, 2022 और 2023 जुलाई सीटेट से। सभी चुनिंदा और छटे हुए, यानी बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल तक का पेपर सेट हो सकता है, किस लेवल तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसी प्रकार आप अपनी तैयारी को इसी लेवल से रखिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपका कोई डाउट या फिर कोई कमेंट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, उसका भी रिप्लाई आपको दिया जाएगा। जो क्वेश्चंस मैंने लिए थे ये सभी के सभी क्वेश्चन पेपर से ही लिए थे, और जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं ये सभी ऑप्शंस आंसर की में यही वाले दिए गए हैं, राइट माने गए हैं, यही सही माने गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप सभी लोग अपना प्यार और सहयोग प्रदान करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस आपको मिलती रहेंगी अब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।